नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन भारत का। ठीक है, लूसेंट का प्राचीन भारत का चैप्टर 1 देखेंगे हम, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, इसके टॉप 40 एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मैं फुल लेक्चर पहले से ही ठीक है यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आप फुल लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है एमसीक्यूज। ठीक है, और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेक्चर को प्रेजेंट किया आपके लिए। ठीक है, लूसेंट के जितनी फैक्ट हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से किए, एक्सप्लेन किए हैं। तो आप पहले उसको देखें, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इनके अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनानियों ने प्राचीन भारत को किस नाम से संबोधित किया था? दोस्तों, यूनानियों ने अ, भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इंडिया नाम से किन्होंने किया था? यूनानियों ने किया था। और हिंदुस्तान और हिंद शब्द जो दिया था, वो किन्होंने दिया था दोस्तों? वो दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम दिया था हिंदुस्तान और हिंद। ठीक है, इंडिया दिया था यूनानियों ने। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है महाकाव्यों और पुराणों में। ठीक है, कहाँ मिलता है? महाकाव्य और पुराणों में। महाकाव्य और पुराणों में हमें भारतवर्ष देखने को मिलता है। यूनानियों ने हमें इंडिया क्या के पुकारा, और हिंदुस्तान और हिंद शब्द मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। ये श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलियस को। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्रिस्टोफ सेलियस जो थे दोस्तों, ये एक जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे? ये एक जर्मन इतिहासकार थे। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटने का कार्य किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? आपको बताना है। विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास और पाणिनि। इनमें से आपको बताना है कौन वेदों के संकलन करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे टोटल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे? हमारे 4 वेद हैं। आपको ये याद रखना है। जैसे पहले का नाम है ऋग्वेद। ठीक, दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरा हो गया हमारा यजुर्वेद। ठीक है, और चौथा हो गया हमारा अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं हमारे। इन 4 वेदों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त रूप से हम इनको कहते हैं संहिता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संहिता हम इन चारों वेदों को मिलाकर कहते हैं। सबसे पुराना वेद, ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे जो नया है दोस्तों, वो कौन सा है? अथर्ववेद। ये सबसे नया है। ठीक है, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। चलिए, मैं इसी तरीके से पूरे वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन तो एक होगा लेकिन उसके और भी मैं फैक्ट आपको बताता चलूंगा। आपको अच्छा लगने वाला है वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं टोटल। ठीक है, कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त। इनके अलावा 10,462 ऋचाएं भी हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं हमारी। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद के अंदर कुल जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, दोस्तों, इन ऋचाओं को ही हम मंत्र कहते हैं। मंत्र ऋचाएं एक ही बात है। ठीक है, और एक फैक्ट आपको बता दूं, ऋग्वेद जो है दोस्तों, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता ऋषि होते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। पाठकर्ता, जैसे अलग अलग वेदों के पाठकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं ऋग्वेद के जो पाठकर्ता का जो नाम है दोस्तों, वो होता है पौत्र। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। याद रखना है।
ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं ऋषि उनको होत्र कहते हैं। ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में दी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री सूर्य देवता, ठीक है, आप सावित्री बोलें या सवित्री बोलें, ठीक है, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, आपको याद रखना है गायत्री मंत्र पूछा है इसमें। ठीक है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है दोस्तों? ऋग्वेद के, ये है तीसरे मंडल में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के गायत्री मंत्र। ठीक है, तीसरे मंडल में। और नौवें मंडल की हम बात करते हैं दोस्तों। नौवां मंडल जो है हमारा, उसके अंदर देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना का देवता सोम का उल्लेख नौवें मंडल में है। 10वें मंडल में जो मुख्य रूप से पुरुष सूक्त की बात हुई है, ठीक, और ये फेमस भी बहुत है। पुरुष सूक्त के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं 4 वर्ण। ठीक है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों पुरुष सूक्त में, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है, और ये मंडल कौन से वेद का है दोस्तों? ये है ऋग्वेद। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है इस प्रश्न से। चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों। ऋग्वेद में प्रयुक्त जो अधन्य शब्द है उसका संबंध किस पशु से है? दोस्तों अधन्य शब्द का संबंध जो है किस पशु से है? वो है गाय से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अधन्य शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, और अधन्य शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है न मारे जाने, ठीक है, योग्य। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है ऋग्वेद में और भी एक चीज दी गई है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या? वामनावतार जो था, ठीक है, वामनावतार के 3 पगों का जो आख्यान किया गया है, ठीक है, वामनावतार के 3 पग, ठीक है, 3 पगों के बारे में जो बताया गया है वो भी ऋग्वेद में बताया गया है। अधन्य शब्द ऋग्वेद में यूज किया गया है गाय के लिए, और अधन्य शब्द का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, इस प्रश्न से यही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे। देखिए, इन ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए क्रमशः कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ठीक है, यानी कि कितने मंत्रों की रचना आपको बताना है दोस्तों। ये है 250 और 200। ठीक है, 250 ऋचाएं इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए। ठीक है, इनकी रचना की गई है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट और बता दूं आपको ऋग्वेद के बाद, ठीक है, पहले सबसे पहला जो वेद है हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद, ठीक है, वैदिक साहित्य में जो स्थान आता है वो आता है शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है किसमें? वैदिक साहित्य में। ठीक है, ये लूसेंट के फैक्ट हैं दोस्तों, कहीं भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के फैक्ट से मैंने लेक्चर बनाया है, और ये आपका उसी लेक्चर के मैंने ये एमसीक्यू आपको आपके लिए बनाए हैं। तो जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगला देखेंगे हम, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है? ठीक है, गद्य व पद में दोनों में रचित जो वेद है दोस्तों वो यजुर्वेद है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा, यजुर्वेद है। ठीक है, और यजुर्वेद में क्या क्या दिया गया है दोस्तों? इसमें यज्ञों के नियम दिए गए हैं, मुख्य रूप से इसमें यज्ञों के नियम है। ठीक है, यज्ञों के नियम, या हम उनको कहते हैं विधि विधान जो अपनाए जाते हैं, ठीक है, यज्ञ करते वक्त। इसके अलावा बलिदान विधि यानी बलि प्रथा का भी हम उदाहरण इसी में पाते हैं, बलिदान विधि इसी में हमें मिलती है। तो एक फैक्ट और आपको याद रखना है, यजुर्वेद से हर वेद का पाठकर्ता होता है, तो इसका पाठकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उनका नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद का मैं आपको बता ही चुका था, होत्र है। ठीक है, और यजुर्वेद का अनिवार्य सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जनक जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक
ठीक है। सामवेद में क्या है दोस्तों? सामवेद के अंदर है यज्ञों, ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं, ठीक है, उनका इसमें संकलन है सामवेद में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके पाठकर्ता की अगर हम बात करें, इसके अगर हम पाठकर्ता की बात करें दोस्तों, इसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। ठीक है, क्या है नाम? उद्रात। तो ये आपको याद रख, इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको बताना है वह कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखिए, सभा और समिति को प्रजापति की जो दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों, वो अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इसके अलावा ऋग्वेद में कन्याओं, देखिए कन्याओं के जन्म की निंदा, ठीक है, कन्याओं के जन्म की जो निंदा की गई है, ठीक है, जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और अथर्ववेद में क्या दिया गया है दोस्तों? इसका विषय है जादू टोना। ठीक है, जादू टोना है इसका। और जादू टोना, वशीकरण व रोग निवारण। ठीक है, तो ये इसका विषय हो गया। और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और सभा समिति और सभी समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से आगे देखेंगे। देखिए, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण करता है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण दोस्तों यजुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण करता है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये देख शतपथ ब्राह्मण और इसके साथ साथ तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये जो दोनों हैं दोस्तों, इन इन दोनों का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, वो कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कोशितकी। ठीक है, कोशितकी इस तरीके लिखते हैं। ऐत्रेय और कोशितकी जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद के, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अथर्ववेद का हम देखेंगे, अथर्ववेद का है गौपद। ठीक है, अथर्ववेद का गौपद है। ठीक है, तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको याद रखने। आगे देखेंगे। देखिए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो थी किस संहिता से प्राप्त होती है हमें? आ, इसमें जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष, मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष किस में बताया गया है दोस्तों? ये मैत्रायणी संहिता में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मैत्रायणी संहिता में जुआ और शराब के साथ साथ स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें, देखो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। पुरुष की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और मैत्रेयणी संहिता में जुआ, शराब और स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है हमें दोस्तों? ये मिलता है हमें जवालोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जवालोपनिषद में हमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद कितने हैं हमारे? टोटल याद रखना है आपको, संख्या इनकी 108 है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जो मूलभूत हैं वो कितने हैं? जो मूलभूत उपनिषद है दोस्तों वो कितने हैं? वो टोटल 13 है। ठीक है, मूलभूत 13 हैं, टोटल 108 हैं। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। अगला देखेंगे। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है दोस्तों? टोटल कितने वेदांगों की रचना की गई है वेदों को भली भांति समझने के लिए?
वो है 6, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो मैं बता दूं टोटल 6 हैं दोस्तों, ठीक है, 6 मैं बता दूं कौन कौन से हैं। देखिए, शिक्षा, ऐसे कर देते हैं, शिक्षा हो गया, दूसरा हो गया हमारा कल्प हो गया, ठीक है, तीसरा हमारा हो गया निरुक्त हो गया, चौथा हमारा व्याकरण है, ठीक है, पांचवा हमारा छंद है, और छठा हमारा ज्योतिष है, ठीक है। ये 6 के 6 जो हैं वो वेदांग है, जिनकी रचना वेदों को मूलीभांति समझने के लिए की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उनमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? दोस्तों, सबसे मतलब पुराणों की टोटल संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। याद रखना है आपको, पुराणों की कुल संख्या 18 और सबसे प्राचीन पुराण और मत्स्य पुराण है, ठीक है। तो पुराणों हमारी जो पुराण है, ठीक है, ठीक है, पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है हमारी, ठीक है। टोटल पुराण कितनी है हमारी? 18 है। और जो हमारे पुराण हैं इनके रचयिता भी होंगे, ठीक है, इनके रचयिता भी होंगे। तो हमारी जो पुराणों के रचयिता है दोस्तों, वो हैं लोमहर्ष, और उनके पुत्र हैं ये उग्र, श्रवा, ठीक है। लोमहर्ष और ये इनके पुत्र हैं, ठीक है। इनकी ये किसके रचयिता है? ये पुराणों के रचयिता है। टोटल पुराण हमारी 18 है, ठीक है, टोटल पुराण हमारी 18 है, बता दी मैंने। और मत्स्य पुराण सबसे पुरानी पुराण है। तो ये प्रश्न हमसे ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे हम। देखिए, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी दोस्तों हमें विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है, ठीक है। विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। इसके साथ अगर हम देखें मत्स्य पुराण, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध मैं लेक्चर में आपको बताया था। इसका संबंध है आंध्र सात वाहन वंश से, ठीक है। विष्णु पुराण की ये मौर्य वंश, ठीक। आपको याद होगा, वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से, ठीक है। मैंने लेक्चर में आपको बताया भी था, आपको इनको नाम से याद रख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम आप रख लो विष्णु मौर्य, ठीक है। इसका नाम आप रख लो, देखिए ऐसे रख लो, या तो आधी मछली, या फिर ऐसे रख लो मछली आधी, ठीक है। और गुप्त वंश से वायु गुप्त, ठीक है। अब देखो इसमें विष्णु से तो विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, ये विष्णु पुराण हो गया। और मौर्य से मौर्य वंश, यानी विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। आधी मछली यानी आधी से आंध्र, आंध्र सातवाहन वंश, और मछली से मत्स्य। तो आंध्र सातवाहन वंश ये हो गया, ये मछली से मत्स्य हो गया, ठीक है। तो ये मत्स्य पुराण इससे संबंधित हो गई, आंध्र सातवाहन वंश से। वायु से वायु पुराण हो गई, और गुप्त से गुप्त वंश हो गया। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हो गई। किसी भी तरीके से आप इसको याद रख लो, मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है? दोस्तों, भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी जो है वो जातक में वर्णित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जातक में क्या 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 दिया? भगवान जो बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म की कहानी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। पूर्वजन्म की कहानी भगवान बुद्ध की जातक में दी गई है, ठीक है। कथा वस्तु की अगर हम बात करें, तो कथा वस्तु क्या है? ये हीनियन का एक ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। हीनियन का प्रमुख ग्रंथ है। जो बौद्ध धर्म है उसके मुख्य रूप से, बौद्ध धर्म के जो मुख्य रूप से दो वो हैं, दो संप्रदाय हैं मुख्य रूप से, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। मुख्य यही है, और भी हैं लेकिन मुख्य ही है। तो जो कथा वस्तु है वो हीनयान का ग्रंथ है, ठीक है। और हीनयान में क्या दिया है? हीनयान के अंदर दिया गया जीवन चरित्र, ठीक है, बुद्ध का जीवन चरित्र इसमें दर्शाया गया है। ये आपको याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला देखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दोस्तों कल्पसूत्र से ज्ञात होता है हमें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से हमें प्राप्त होता है, ठीक, याद रखना है आपको। और जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम, ठीक है। आगम क्या है? यह है जैन साहित्य, ठीक है। और जहां तक मैं बता चुका हूँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की इसमें कहानी बताई गई है, ठीक है। कल्पसूत्र में क्या क्या? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास ये हो गया। अब भगवती सूत्र में क्या है? देखिए भगवती सूत्र में जो है वो भगवान महावीर है ना, महावीर के जीवन जीवन कृत्यों का विवरण दिया गया इसमें, ठीक। तो इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे, ये अगला है हमारा, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो है वो कितने अधिकरणों में है दोस्तों? ये है 15 अधिकरणों में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, जिनका और भी अन्य नाम है, जैसे कि कौटिल्य है इनका, इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहते हैं हम। याद रखना है चाणक्य के ये अन्य नाम है, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में लिखी गई है। इसके साथ साथ इसके अंदर 180 प्रकरण भी दिए गए हैं, ठीक है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, याद रखना है आपको ये फैक्ट, ठीक है। और इसमें है क्या? जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसमें है क्या? इसमें है मौर्य कालीन इतिहास, ठीक है। मौर्य कालीन इतिहास इसके अंदर दिया गया है। इसके अगर हम अनुवादक की बात करें दोस्तों, नाम भी बता देता हूँ मैं उनका। इनके जो इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं दोस्तों, उनका नाम है श्याम शास्त्री, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रास्तरंगिणी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसमें कहाँ का इतिहास इतिहास वर्णित है दोस्तों? रास्तरंगिणी जो है वो, इसमें एक इसके लेखक जो है वो कल्लण है, और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिंपल है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। रास्तरंगिणी आपको याद रखना है, इसमें ये कल्लड़ ने लिखी है, और कश्मीर में कश्मीर का इसमें इतिहास वर्णित किया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे हम, ठीक है। अगला है अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक में सुरक्षित है? दोस्तों अरबों की सिंध विजय का वृतांत जो है वो चचनामा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल जो है दोस्तों, हाईली इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है, चचनामा में है। और इसके लेखक कौन है चचनामा के दोस्तों? इसके लेखक है अली अहमद, ठीक है। चचनामा के लेखक अली अहमद है, याद रखना है आपको। इसमें अरबों के सिंध विजय का वृतांत दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है पाणिनि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है। और जो अष्टाध्यायी है ना, सबसे पहले बार लिपि, यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है हमारी, स्क्रिप्ट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी के अंदर ही किया गया था, ठीक है। और अष्टाध्यायी का जो विषय है, इसमें हमें किस चीज की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से? मौर्य पूर्व काल जो था ना, उसकी जानकारी मिलती है। मौर्य पूर्व काल की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है, जिसके लेखक पाणिनि है। और लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार इसी किताब में किया गया था। अगला देखेंगे हम, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है, इनकी विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है हिस्टोरी। का नाम याद रखना है, पुस्तक और लेखक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है हिस्टोरी का जो है हेरोडोट्स की, याद रहेगा। दोनों ही शब्द हा से हैं, हा से हेरोडोट्स और हा से ही हिस्टोरी का, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इसमें हिस्टोरिका में क्या किया है? इसमें भारत भारत और फारस के जो संबंध है ना, उनके बारे में इस वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका विषय भी बता दिया मैंने आपको, भारत फारस के संबंध इसमें दर्शाए गए हैं। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला हमारा, मेगास्निच किसके राज दरबार में भारत आया था? दोस्तों मेगास्निच जो था किसके दरबार में भारत आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
देखिए मेगास्थनीज जो था ना वो कौन था, ये था सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। इंडिका इसकी पुस्तक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार, ठीक है। अब मतलब आप कभी भी देखेंगे ना प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन ये आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें मेगास्थनी की जो इंडिका है इसका विषय क्या है दोस्तों, इसका विषय है मौर्य, मौर्ययुगीन जो समाज है हमारा, मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था। आपको बताना डाइमेकस किसके दरबार में आया था, जो कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था दोस्तों, ये आया था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। डाइमेकस जो था बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। और अशोक के दरबार में कौन आया था दोस्तों, अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस, ठीक है। डायोनिसियस आया था, यह आया था अशोक के दरबार में, और ये था कौन देखिए जो मिस्र नरेश था ना, टॉलमी फिलाडेल्फस, देखिए मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का जो ये राजदूत था डायनिसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से फैक्ट आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हम, देखिए पहली शताब्दी में जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी दोस्तों, ये लिखी थी प्लिनी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी ने लिखी थी। इसका जो विषय है दोस्तों, विषय मैं बता दूं आपको, इसका विषय है पशुओं, भारतीय पशुओं, ठीक है, उनके साथ साथ पेड़ पौधों और खनिज, ठीक। इन भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टॉलमी की पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, टॉलमी की जो पुस्तक थी दोस्तों वो है भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल टॉलमी की पुस्तक थी। हेरोडोट्स इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इसने इसकी बुक मैंने आपको बताई पिछले कौन सी थी, वो थी हिस्टोरिका, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न होगा, चीनी यात्री जो फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था दोस्तों। चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फाहियान जो था वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसने फाहियान ने मुख्य रूप से एमपी की जनता को बहुत खुशहाल टाइप का बताया था, ठीक है, खुशहाल बताया था, और इसने एमपी मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया। और टोटल जो ये था ना फाहियान, टोटल रहा था ये 14 वर्ष, भारत में रहा ये टोटल 14 वर्ष। तो इस यही फैक्ट है बस इस क्वेश्चन से आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए ह्वेन सांग जो है, ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ह्वेन सांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सी यूकी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है दोस्तों। हाईली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाईली इंपोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है और आगे भी इसके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। सी यूकी कहा जाता है यात्रा वृत्तांत किसका, ह्वेन सांग का, ठीक है। और ये इसमें 138 देशों का विवरण है, 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है हमें देखने को, ठीक है। और जो हर्ष ये ह्वेनसांग था, ये हर्ष, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था। और टोटल ये कितने वर्ष रहा था दोस्तों, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक है, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। इस क्वेश्चन से ये फैक्ट है। आगे देखते हैं, देखिए ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे ह्वेनसांग के समय दोस्तों, वो थे शीलभद्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। शीलभद्र जो थे वो ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखना है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था मुख्य रूप से ये बौद्ध
ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, इसलिए ह्वेनसांग, ठीक है, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक बताना है आपको। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? दोस्तों ये था अल बरूनी, ठीक है, ऑप्शन बी से होगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक अल बरूनी था, ठीक है, अल बरूनी था। इसकी किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, और जिसको इसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। क्या होता है? भारत की खोज, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। आगे देखेंगे कि इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत क्या है? इब्न बतूता ने जो अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा है दोस्तों, उसका नाम है रेहला, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है रेहला, ठीक है। देखिए रहे जो इब्न बतूता था, ये इसको ना दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और दिल्ली का काजी यानी काजी को कहते थे न्यायाधीश, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था। इसको इब्न बतूता को जिसने अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा था रेहला, ठीक है। इस क्वेश्चन से यही फैक्ट है जो आपको याद रखने। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इपिग्राफी में आपको बता दूं, ये मैंने को बताया भी था, लेक्चर में बताया था मैंने आपको, एक इपिग्राफी शब्द होता है, ठीक है, इपिग्राफी, इसको क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, लूसेंट में आप देखोगे, फिर लेक्चर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अभिलेखों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखने हैं आप। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें मिलता है, ठीक है। भारतवर्ष का जिक्र हमें यहीं पे मिलता है। और यहाँ बता दूं, हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए ये फेमस है, ये एक तिथि रहित अभिलेख है, ठीक है। तिथि रहित का मतलब क्या है? डेटलेस, इस पे कोई डेट वेट नहीं मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, देखिए भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? देखिए भारत पर हुण आक्रमण हुए थे तो आपको बताना है कि वो किस अभिलेख से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ना, ऑप्शन बी, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से हमें हुण आक्रमण की जानकारी प्राप्त प्राप्त होती है। और ये जो भीतरी स्तंभ लेख है, ये किस शासक से संबंधित है दोस्तों? ये है स्कंद गुप्त से संबंधित, ठीक है, याद रखना है आप, स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख, इसमें हमें हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला है हमारा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोस्तों सती प्रथा का जो हमें पहला साक्ष्य हमें मिलता है वो मिलता है एरण अभिलेख से, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें, एक शब्द आता है दुर्भिक्ष, ठीक है, दुर्भिक्ष एक शब्द है जिसको हम अकाल भी कहते हैं, ठीक है, दुर्भिक्ष को हम अकाल भी कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है? वो है सोहगोरा अभिलेख में, ठीक है, कहाँ पे? सोहगोरा अभिलेख में हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेशम बुनकर की श्रेणी यानी कि गिल्ड्स ऑफ सिल्क वीवर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों ये हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से, ठीक है, ऑप्शन बी से होगा। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? ये है यशो
वर्मन। याद रखना यशो वर्मन से संबंधित है। यशो वर्मन कौन? ये मालवा के नरेश थे, ठीक है। यानी कि मालवा नरेश यशोवर्मन से ही संबंधित है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। याद याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो है बुर्ज होम, ये किसके साक्ष्य में मिले हैं दोस्तों? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? ये मिले गर्तावास यानी गड्ढा करके। पिट ड्वेलिंग्स के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं बुर्ज होम में। ऑप्शन बी से होगा, ठीक है। यह है कहाँ दोस्तों? बुर्ज होम ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मुख्य रूप से कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम, जो एक नौपाषाणी पुरास्थल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा जो हमें देखने को मिलता है पालतू, देखिए पालतू कुत्ते को ना कब्र में दबाया जाता था, तो वो उसके जो साक्ष्य हमें बुर्ज होम से ही मिले हैं, ठीक है। गड्ढा करके और पालतू कुत्ते को कब्रों में दबाने के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। देखिए प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कार्षार्पण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कार्षार्पण कहा जाता है। और प्राचीन सिक्कों को हम आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के, इनको आहत सिक्के भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए सिक्कों पर जो सिक्के हैं ना, सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किन्होंने किया था? ये किया था यवन शासकों ने। ये भी फैक्ट अच्छा है, याद रखना है आपको कि सबसे पहले, ठीक है, लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था किन पर? सिक्कों पर। तो ये क्वेश्चन आपका है, उससे संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली का उदाहरण है? देखिए पंचायतन शैली का उदाहरण है। कौन कौन सा मंदिर है आपको बताना है? कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। ये तीनों मंदिर जो है वो पंचायत शैली के उदाहरण में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पंचायतन शैली में होता क्या है? मुख्य मंदिर होता है एक, जैसे कि ये एक मुख्य मंदिर बना होगा, ठीक है। ये एक मुख्य मंदिर हो गया और इसके चारों तरफ मंदिर होंगे, ठीक है। यहाँ मंदिर होगा, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ मंदिर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? पंचायतन शैली कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में मंदिरों की शैली मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत की जो मंदिरों की कला शैली है वो नागर शैली है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उत्तर भारत की नागर शैली है। द्रविड़ शैली कौन सी है? ये दक्षिण भारत की है दोस्तों। कहाँ की है ये दक्षिण भारत की है। और अगर हम वेसर शैली की बात करें तो ये नागर प्लस द्रविड़, ठीक है। ये इन दोनों शैलियों के जो मिले जुले मंदिर होते हैं उनको वेसर शैली हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये आज के हमारे प्रश्न थे, ठीक है। आज हमने कितने 40 प्रश्न देखे हैं इसके, पूरे टोटल 40 प्रश्न देखे हैं, 40 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू हमने देखे हैं इसमें। तो दोस्तों एग्जाम बैच, ठीक है, एग्जाम बैच से जुड़ने के लिए, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। और एग्जाम बैच चैनल से हमारे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो वहाँ से आप फ्री पीडीएफ इसकी भी और भी जो कंटेंट होगा उसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे सोशल मीडिया के, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट है, यहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।